नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बारे में, दैट इज़ ब्लू रिवॉल्यूशन। हमने और भी काफ़ी एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन को कवर किया है, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन, रेनबो रिवॉल्यूशन, इसके अलावा बाकी पिंक रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, इन सबको भी हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। तो जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उनको जरूर देखिएगा। जो बाकी कवर करने वाले हैं उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारी प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन में जाकर भी सारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ब्लू रिवॉल्यूशन की, जिसको नील क्रांति मिशन भी कहा जाता है भारत में। इस रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ब्लू रिवॉल्यूशन, जिसको भारत में नील या नीली क्रांति मिशन भी कहा जाता है, इसको 1985 में लॉन्च किया गया था और 1985 से 90 तक ये रिवॉल्यूशन हुआ है। 7 5 ईयर प्लान में इस रिवॉल्यूशन को लॉन्च किया गया था। अगर हम इस रिवॉल्यूशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इस रिवॉल्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव था फिशरीज़ को डेवलप करना, उनको मैनेज करना, उन्हें प्रमोट करना, ताकि जो फार्मर्स की इनकम है उसको डबल किया जा सके, दो गुना किया जा सके। अब देखिए, ब्लू, पानी का रंग क्या होता है? ब्लू। और फिशेस कहाँ पे होती हैं? पानी में। तो आपने याद रखना है कि फिशेस कहाँ पे होती है? वाटर में। वाटर का कलर क्या होता है? ब्लू। तो ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? फिशरीज से रिलेटेड। यहाँ पे फिशरीज की डेवलपमेंट, उनकी मैनेजमेंट और उनकी प्रमोशन के ऊपर काम किया गया। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। क्यों किया गया? ताकि जो फार्मर्स फिशरी सेक्टर के साथ जुड़े हैं उनकी जो इनकम है उसको डबल किया जाए। ब्लू रिवॉल्यूशन और नीली क्रांति ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ताकि एक्वाकल्चर जो इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ की जाए, उसको बढ़ाया जाए। इसकी सबसे पहले स्टार्टिंग चाइना में हुई थी। जो ब्लू रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट है, इसकी स्टार्टिंग चाइना में हुई थी, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया में जो टोटल एक्वाकल्चर प्रोडक्शन है वर्ल्ड वाइड, उसका 2/3 माने कि 2/3 कंट्रीब्यूट करता है। पूरी दुनिया में जितना भी टोटल एक्वाकल्चर प्रोडक्शन होती है उसका 2/3 2/3 कौन कंट्रीब्यूट करता है? चाइना कंट्रीब्यूट करता है। तो एक्वाकल्चर इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए सबसे पहले ब्लू रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट कहाँ शुरू हुआ? चाइना में। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये बाकी कई कंट्रीज़ में भी लागू हुआ और भारत में भी इसको लागू किया गया, ताकि जो एक्वाकल्चर इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ हो सके। एक्वाकल्चर इंडस्ट्री हर साल पूरी दुनिया में 9% की दर से हर साल एवरेज रेट पे ग्रो कर रही है, और इंडिया भी फास्टेस्ट ग्रोअर है व्हेन इट कम्स टू एक्वाकल्चर इंडस्ट्री। एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में कितनी ग्रोथ है? 9% एवरेज रेट पर ईयर, और भारत में भी ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अब देखिए, नील क्रांति मिशन जो है इसको ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया भी कहा जाता है। ब्लू रिवॉल्यूशन के तहत इसको स्टार्ट किया गया था। विज़न क्या था? कि भारत में जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उसे अचीव किया जाए। कैसे? सस्टेनेबिलिटी, बायोसिक्योरिटी और एनवायरमेंटल कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए। ये इसका विज़न था कि हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है उसे अचीव करें, लेकिन सस्टेनेबिलिटी, बायोसिक्योरिटी और जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए। ये पूरा का पूरा जो ब्लू रिवॉल्यूशन है इसको फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी FFDA ने स्पॉन्सर किया था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी FFDA ने इस पूरे के पूरे ब्लू रिवॉल्यूशन को स्पॉन्सर किया था। अब देखिए, हमने बात करी कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 7th 5 ईयर प्लान में। अब 8th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ कि इंटेंसिव मैरीन फिशरीज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया 1992-97 में। ब्लू रिवॉल्यूशन की शुरुआत 7th 5 ईयर प्लान में हो गई, लेकिन 8th 5 ईयर प्लान में उसको और ज़्यादा बढ़ाया गया, और ज़्यादा उसके ऊपर काम किया गया, और उसके ऊपर और ज़्यादा काम करने के लिए इंटेंसिव मैरीन फिशरीज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इवेंचुअली विशाखापट्टनम, कोची, टूटीकोन, पोरबंदर और पोर्ट ब्लेयर जैसी जगहों पे फिशिंग हार्बर्स को भी इस्टेब्लिश किया गया समय के साथ साथ। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज इसके साथ मिलके इस पूरी की पूरी स्कीम को रीस्ट्रक्चर करने का प्लान बनाया, और इस स्कीम को बाकी जो ऑलरेडी ऑनगोइंग स्कीम्स थी
उनके साथ जोड़ने का काम किया ताकि अच्छे से फिशरीज़ को डेवलप किया जा सके, एक अम्ब्रेला स्कीम या एक अम्ब्रेला मिशन के तहत, जिसे बोला गया ब्लू रिवॉल्यूशन। तो पहले छोटी छोटी और स्कीम्स थी, फिर 8th 5 ईयर प्लान में इंटीग्रेटेड मैरीन फिशरीज प्रोग्राम की शुरुआत होती है और इसके तहत सारी की सारी स्कीम्स को इकट्ठा किया जाता है ताकि फिशरीज को अच्छे से डेवलप किया जाए। और इस पूरी स्कीम को जो रिस्ट्रक्चर किया जाता है बाकी स्कीम्स के साथ जोड़ के, इनको एक सिंगल अम्ब्रेला नाम दिया जाता है एंड दैट इज़ ब्लू रिवॉल्यूशन। इस स्कीम का फोकस क्या है? फिशरीज़ की डेवलपमेंट और उसकी मैनेजमेंट, जिसको कौन कंट्रोल करेगा? नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। तो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा कंट्रोल की जाने वाली फिशरीज़ की डेवलपमेंट और फिशरीज़ की मैनेजमेंट, ये इसका एक फोकस है। अगर हम ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले NFDB यानी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड और इसकी एक्टिविटीज़ आती हैं। फिर किस प्रकार से फिशरीज सेक्टर में डाटाबेस और जो जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जाए और ज़्यादा मजबूत किया जाए। इसके साथ साथ इनलैंड फिशरीज़ और जो एक्वाकल्चर नेशनल स्कीम ऑफ वेलफेयर है फिशरमैन के लिए, उसे डेवलप किया जाए। मैरीन फिशरीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर और पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस को कैसे डेवलप किया जाए। फिर इसके साथ साथ मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड सर्विलेंस कैसे किया जाए और जो बाकी नीड बेस्ड इंटरवेंशंस हैं उनको कैसे किया जाए। मतलब जब भी किसी इंटरवेंशन की नीड होगी, ज़रूरत होगी, तो कैसे वहाँ पे इंटरवेंशन की जाए ताकि फिशरी सेक्टर को होलिस्टिकली डेवलप किया जा सके। फिर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर फिशरी सेक्टर, जो हमारा फिशरी सेक्टर है उसकी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट कैसे की जाए। अब अगर हम ब्लू रिवॉल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो नीली क्रांति मिशन का एम क्या है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है भारत की उसको इन्हेंस किया जाए, कैसे फिशरीज़ की ऑगमेंटेशन करके और फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ कंट्रीब्यूट करके। तो ये इसका एक पहला ऑब्जेक्टिव आता है कि भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको इन्हेंस किया जाए और फिशरीज सेक्टर की ऑगमेंटेशन की जाए और फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है उसकी तरफ भी काम किया जाए। अब आता है कि वाटर रिसोर्सेज की अच्छे से यूटिलाइजेशन की जाए ताकि जो फिशरीज़ हैं उनको और ज़्यादा डेवलप किया जा सके और ये सारा का सारा काम सस्टेनेबल मैनर में किया गया नील क्रांति मिशन के तहत। तो जो हमारे ऑलरेडी वाटर रिसोर्सेज हैं उनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अच्छे से यूटिलाइजेशन की जाए ताकि उसके तहत जो फिशरीज़ हैं उसको डेवलप किया जा सके। फिर कंप्लीटली टैपिंग द टोटल फ़िश पोटेंशियल ऑफ इंडिया, भारत का जितना भी फ़िश पोटेंशियल है उसको कंप्लीटली टैप किया जाए। हम फिशेस को अच्छे से फीड दें ताकि वो ग्रो हों, अच्छे से रिप्रोड्यूस करें और फिर हम उनको पकड़ेंगे, मतलब जो फिशरमैन है वो उनको पकड़ेगा और उससे पैसा कमाएगा। तो हमारा जो टोटल फ़िश पोटेंशियल है इंडिया का उसे कैसे टैप किया जाए, चाहे वो आइलैंड्स में हो या फिर हमारा जो मैरीन सेक्टर है उसमें हो। और यहाँ पर एक और एम था कि 2020 तक आते आते, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये 7th 5 ईयर प्लान में इसकी शुरुआत हुई थी, 8th 5 ईयर प्लान में और ज़्यादा एक्सटेंसिवली इसके ऊपर काम किया गया। तो इसका एक एम ये भी था कि 2020 तक आते आते जो फिशरीज़ में प्रोडक्शन है उसको हम ट्रिपल कर सकें, उसको हम 3 गुना कर सकें। अब देखिए फिशरीज सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मॉडर्न इंडस्ट्री का यूटिलाइजेशन ज़रूरी है, नई टेक्नोलॉजीज़ और नए नए प्रोसेसेस का जो यूटिलाइजेशन है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो वो भी यहाँ पर एक एम था कि हम नई टेक्नोलॉजीज़, नई प्रोसेसेस, मॉडर्न इंडस्ट्री को इंक्लूड करें, यूटिलाइज़ करें ताकि फिशरी सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया जा सके। फिशर्स की जो इनकम है उसको डबल करना भी इसका एक एम था। अब ये डबल या 2 गुना कैसे होगी? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाएगा, पोस्ट हार्वेस्ट मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाएगा। अब मान लो कि एक फिशरमैन है, वो फिशेस पकड़ के आ तो गया, लेकिन वो मार्केट कहाँ करेगा, उसको बेचेगा कहाँ? तो हार्वेस्ट करने के बाद, यहाँ पे हार्वेस्ट का मतलब हुआ कि मछलियों को जब उसने पकड़ लिया, यह होगी हार्वेस्ट। पोस्ट हार्वेस्ट, पोस्ट यहाँ पे होगा कि हार्वेस्ट तो कर लिया, अब उसके बाद, पोस्ट मतलब बाद, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ऑब्वियसली वो बेचेगा, बेचने के लिए उसको मार्केटिंग चाहिए। तो यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी इम्प्रूव करने का काम किया गया। यहाँ पे ई कॉमर्स,
टेक्नोलॉजीज़ और जो ग्लोबल बेस्ट इनोवेटर्स हैं उन्हें भी इंक्लूड किया गया। अब यहाँ पे ये इंश्योर किया गया कि जो फिशर्स हैं वो भी एक्टिवली इस पूरे के पूरे रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करें और इसके साथ साथ जो फ़िश फार्मर्स हैं उनकी जो इनकम है उसमें भी इन्हेंसमेंट हो, उनकी इनकम भी बढ़े। इसके साथ साथ हमारे भारत की जो न्यूट्रिशनल और फूड सिक्योरिटी है उसे भी डेवलप किया जाए। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे सूटेबल लिंकेजेस और कन्वर्जेंस प्रोवाइड करना सागर माला प्रोजेक्ट के साथ, ये इसका एक पहला फीचर है। फिर इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, महिलाएं या इनसे रिलेटेड जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको भी इनकरेज किया जाए और प्रमोट किया जाए कि वो भी फ़िशिंग करें। जो ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम है ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को भी इनकरेज करती है कि आप यहाँ पे इस सेक्टर में आके एंटरप्रेन्योर भी बने, फिशरी सेक्टर में आके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी इनकरेज करती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी इनकरेज करती है ताकि बेटर लेवरेजिंग इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस जो है वो किया जा सके, ताकि जो हमारा फिशरी सेक्टर है उसको अच्छे से होलिस्टिकली डेवलप किया जा सके। अब हम बात करते हैं कि इसकी आउटकम्स क्या हुई, भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन की क्या आउटकम्स हैं। देखिए भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन की काफ़ी अच्छी आउटकम्स हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वो फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलके एक्वाकल्चर और फिशरी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स लेकर आया है। यहाँ पे रियरिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, एक्सपोर्टिंग के लिए या फ़िश ब्रीडिंग के लिए काफ़ी नई टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज़ की इंट्रोडक्शन हुई है। हमारे भारत में 50 साल पहले जो प्रोडक्शन थी वो 60,000 टन थी, लेकिन अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो 4.7 मिलियन टन्स ऑफ फिशेस हैं और इसमें से लगभग 1.6 मिलियन टन जो फिश प्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर से ही आ रही है। तो 50 साल पहले 60,000 टन हुआ करती थी, अभी 4.7 मिलियन टन है जिसमें से 1.6 मात्र फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर से ही आ रही है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा ग्रोथ फिशरीज़ में हुई है ड्यू टू ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया। 50 साल पहले मात्र 60,000 टन हुआ करती थी प्रोडक्शन, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 4.7 मिलियन टन है। देखो ये जो आंकड़े होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इन आंकड़ों को अगर मेंस में लिखोगे या इंटरव्यू में इस प्रकार के आंकड़ों को अगर दोगे तो उससे काफ़ी वजन पड़ता है आपके आंसर पर, और जो इंटरव्यूअर सामने बैठा होता है वो काफ़ी इंप्रेस होता है कि बंदे को इन डेप्थ नॉलेज है, मतलब लड़के को या लड़की को इन डेप्थ नॉलेज है। तो इसलिए ये जो आंकड़े होते हैं इनको ध्यान में रखा करिए कि इस समय फिशरीज़ में कितनी प्रोडक्शन होती है, 4.7 मिलियन टन्स की। अब देखिए इंडिया ने इस पूरे फिशरी सेक्टर में एवरेज एनुअल ग्रोथ ऑफ 14.8% अचीव करी है, जबकि जो ग्लोबल एवरेज परसेंटेज है वो 7.5% है फिश और फिश प्रोडक्ट्स में। यानी कि पूरी दुनिया में फिश और फिश प्रोडक्ट्स में जो ग्रोथ हमें देखने को मिली वो मिली मात्र 7.5%, लेकिन हमारे इंडिया में जो फिशेस और फिश प्रोडक्ट्स में ग्रोथ हमें देखने को मिली वो हमें देखने को मिली है 14.8%। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये लगभग 2 गुना ग्रोथ हमारे यहाँ पे फिशरी सेक्टर में देखने को मिली है। एवरेज एनुअल ग्रोथ 14.8%। फिशरीज जो है वो भारत का लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट भी है और पिछले 5 सालों में एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में जो फिशरीज़ हैं उसका ग्रोथ रेट 6% से 10% रहा है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने का मतलब होता है कि अपने भारत से किसी और देश में बेचते हैं। इंपोर्ट करने का मतलब हुआ कि दुनिया के किसी और हिस्से से हम अपनी तरफ लेकर आते हैं, ये हो गया इंपोर्ट। आई से इन आ रहा है, अंदर आ रहा है। और एक्सपोर्ट, एक्स मतलब बाहर। तो जो आपके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसमें से जो एक्सपोर्ट है, यानी कि हम दुनिया के बाकी देशों को जो बेच रहे हैं, उस एक्सपोर्ट में जो फिशरी सेक्टर आता है उसका कंट्रीब्यूशन 6% से 10% होता है। तो ये काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इंडिया पूरी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिशेस का। मोर देन 47,000 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट हम पूरी दुनिया को करते हैं। यानी भारत में जो फिशेस पूरी दुनिया में बेची जाती हैं उससे हम कितना पैसा कमा रहे हैं, 47,000 करोड़ रुपया का जो फिशेस हैं वो एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट
प्रोड्यूसर है फिशेज़ का भारत, ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर प्रोडक्शन का अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो जीडीपी का 1% बनता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 1% बनता है फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर प्रोडक्शन। और अगर हम एग्रीकल्चर जीडीपी में देखें तो 5% बनता है। अब देखो जब जीडीपी बात करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर जीडीपी तो नहीं होगी, हमारे यहाँ पे गुड्स एंड बाकी सर्विसेज भी हैं। तो उसमें हम अगर टोटल जीडीपी को देखेंगे तो फिशरीज़ का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1%। लेकिन अगर हम उसके सिर्फ और सिर्फ एक हिस्से को देखेंगे, दैट इज़ एग्रीकल्चर जीडीपी को देखेंगे, तो उसका कितना हिस्सा बनेगा, उसका ये हिस्सा बनेगा 5%। तो 5% एग्रीकल्चर जीडीपी में और 1% इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर प्रोडक्शन। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस, जहाँ पे हमने ब्लू रिवॉल्यूशन देखा, इसकी हिस्ट्री देखी, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे, इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव देखा, और फिर हमने देखा कि इसका क्या आउटकम निकल के आया है इंडिया में। तो सारी चीज़ों को विस्तार से हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है एग्रीकल्चर के, उन सारों को मैंने कवर किया है, कुछ को किया है, कुछ को मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, वहाँ पर आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगी। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए एग्रीकल्चर, वहाँ पर आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगी। या फिर मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस, वहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलने वाली हैं। और जो वीडियोज़ मैंने आपको अभी बताई हैं, जिनको मैंने ऑलरेडी बना लिया है, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया और रेनबो रिवॉल्यूशन है, इनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जरूर देखिएगा। आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जीके करंट अफेयर और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके टिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी बाकी प्लेलिस्ट को भी जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।